समस्याएं हमारे जीवन में बिना किसी वजह के नहीं आता। उनका आना ही इशारा है कि हमें अपने जीवन में कुछ बदलाव लाना है। जय हिंद फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल विशाल इन्फो हब पे। अगर आप भी अपने जीवन में बदलाव लाना चाहते हैं और गवर्नमेंट जॉब का सपना पूरा करना है तो समान अध्ययन जीके जीएस के सभी प्रश्नों का प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। हमारे द्वारा डेली रात 9 बजे की ये क्लास शुरू हो जाती है। तो ये 25 क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट 4 है। तो आप सभी फटाफट कॉपी पेन लेकर तैयार हो जाइए, क्योंकि आज हम इंडियन हिस्ट्री, पॉलिटी, साइंस और ग्लोबल से रिलेटेड, यहाँ तक कि करंट अफेयर से रिलेटेड भी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस हम करने वाले हैं। तो आपकी स्क्रीन पे रहा ये फर्स्ट क्वेश्चन, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। विच एक्ट इंट्रोड्यूस डायरची डल गवर्नमेंट इन द प्रोविंस? किस अधिनियम ने प्रांत में द्वंद्व शासन की शुरुआत की? आपको बताना है। द ऑप्शन इज इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, भारतीय परिषद अधिनियम 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919, भारत सरकार अधिनियम 1919, गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1935, भारत सरकार अधिनियम 1935, एंड लास्ट ऑप्शन है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। तो क्या हो जाएगा राइट आंसर? द्वंद्व शासन की शुरुआत हुई थी भारत सरकार अधिनियम 1919 में। कब हुआ था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 में। द राइट आंसर इज बी। चलिए इसके बारे में जान लेते हैं कि द्वंद्व शासन क्या है। तो मॉन्टेग्यू चेम्फोर्ड सुधार, इसे 1919 का अधिनियम भी कहा जाता है। प्रांतों में द्वंद्व शासन विषयों को दो भागों में बांटा गया है। पहला है आरक्षित और दूसरा है हस्तांतरित। तो कितने भागों में बांटा गया है ये याद रखिएगा, दो भागों में बांटा गया है। पहले का नाम क्या है? आरक्षित यानी रिजर्व, और दूसरे का हस्तांतरित यानी ट्रांसफॉर्म। केंद्र में द्विशासन व्यवस्था, इसी एक्ट ने पहली बार केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा जैसी द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत की थी। तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा में भी क्या थी? द्विसदनीय व्यवस्था की शुरुआत हुई थी। लेकिन याद रखिएगा कि 1935 के एक्ट के प्रांतों में द्वंद्व शासन को खत्म कर दिया गया था। कब खत्म किया गया था? तो 1935 के एक्ट में खत्म कर दिया गया था। लेकिन ये बात याद रखिएगा, जो कि बहुत कंफ्यूजिंग वाला होता है, कि इसे खत्म तो कर दिया गया था लेकिन केंद्र द्वारा इसे लागू ही किया गया था। ठीक है, केंद्र में इसे लागू था लेकिन इसको प्रांतों में क्या कर दिया गया था? खत्म कर दिया गया था 1935 के द्वारा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच रूल ऑफ द दिल्ली सल्तनत स्टैब्लिश अ सेपरेटेड डिपार्टमेंट फॉर एग्रीकल्चर कॉल्ड दीवाने कोही? दिल्ली सल्तनत के किस शासन ने कृषि के लिए दीवाने कोही नामक एक अलग विभाग की स्थापना की थी? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, मोहम्मद बिन तुगलक या बबलन। तो दीवाने कोही विभाग की स्थापना किसने की? द राइट आंसर इज मोहम्मद बिन तुगलक। सी इज द राइट आंसर। मोहम्मद बिन तुगलक जी ने दिल्ली सल्तनत के शासन में कृषि के लिए, किसके लिए? तो कृषि के लिए दीवाने कोही नामक विभाग की स्थापना की थी। क्या नाम था उस विभाग का? तो दीवाने कोही नाम था। किससे संबंधित था? कृषि से संबंधित था। और किसने किया था? किस शासक ने किया था? उनका नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। आइए जानते हैं बाकी के बारे में भी। तो इसका उद्देश्य क्या था? यानी दीवाने कोही जो ये नामक विभाग ओपन हुआ था, इसका क्या उद्देश्य था, ये जानना समझना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि क्वेश्चन में अक्सर घुमा फिरा के क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। आइए जान लेते हैं कि दीवाने कोही का उद्देश्य था अकाल के दौरान किसानों की मदद करना। जब अकाल पड़े तो किसानों की मदद करना। इसके साथ कृषि योग्य भूमि का विस्तार करना, यानी कृषि कहाँ कहाँ पे होगी उन जमीनों का भी आगे बढ़ाना, ताकि कृषि और अधिक से अधिक किया जा सके। बाकी देखते हैं कि अलाउद्दीन खिलजी। तो अलाउद्दीन खिलजी ने क्या किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने दीवाने रियासत यानी बाजार नियंत्रण और दीवाने मुस्तखराज यानी स्वराज विभाग की बनाया था। तो ये अगर क्वेश्चन बनेगा आपका कि दीवाने रियासत और दीवाने मुस्तखराज राजस्व विभाग की स्थापना किसने की, तो आपका आंसर हो जाएगा अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। इसके साथ ही बात करते हैं बलबन की। तो बलबन ने दीवाने अर्ज यानी सैन्य विभाग की स्थापना की थी। बहुत बार क्वेश्चन ये भी पूछ लेता है कि दीवाने अर्ज को और किस नाम से जाना जाता है, यानी इसका अर्थ क्या होता है। तो आप समझिएगा कि दीवाने अर्ज का मतलब क्या होता है? सैन्य विभाग। तो सैन्य विभाग दीवाने अर्ज की स्थापना किसने की? तो बलबन ने की थी। फिरोज शाह तुगलक की बात करें तो फिरोज शाह तुगलक जी ने दीवाने खैरात यानी दान विभाग और दीवाने बदगान यानी दासों के लिए ये विभाग के निर्माण इन्होंने करवाया था। ये भी बात याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली? निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर बहती है? आपको बताना है। द ऑप्शन इज गोदावरी नदी, नर्मदा नदी,
कृष्णा नदी, माही नदी। तो कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है? द राइट आंसर इज नर्मदा नदी। नर्मदा नदी भ्रंश घाटी से होकर निकलती है। आइए बाकी नदियों के बारे में भी जान लेते हैं और भ्रंश घाटी के बारे में भी समझते हैं। तो भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली दो पहाड़ों के बीच में धसी हुई जमीन, यानी दो पहाड़ हैं, वहाँ के बीच की जो ज़मीन होती है उसे ही रिफ्ट वैली कहते हैं। मान लीजिए इधर एक पहाड़ है और इधर एक पहाड़ है, ठीक है। अब बीच की ये जो ज़मीन है इसे ही हम क्या बोलेंगे यहाँ पे, इसी को हम बोलते हैं रिफ्ट वैली यानी भ्रंश घाटी, ठीक है। तो नर्मदा नदी विंध्याचल और सतपुड़ा जो है पर्वतमाला के बीच में ये बहती है। किस नदी के बीच बहती है? नर्मदा नदी जो है वो विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वतमाला के बीच में बहती है, ये भी याद रखिएगा। इसके बाद बात करते हैं तापी नदी की। तो तापी नदी भी भ्रंश घाटी में बहती है। तापी नदी भी कहाँ बहती है? भ्रंश घाटी में बहती है। यह नदियाँ डेल्टा नहीं बनाती, ये भी आप याद रखिएगा। यानी तापी नदी और नर्मदा नदी डेल्टा नहीं बनाती हैं बल्कि एस्चुअरी बनाती हैं, ठीक है। ज्वार नादमुख बनाती हैं। ये क्या बनाती हैं? एस्चुअरी, जिसे ज्वार नादमुख भी कहते हैं, ये बनाती हैं। कहाँ पे गिरती हैं? तो ये नदियाँ कहाँ पे गिरती हैं? ये नदियाँ गिरती हैं आपके अरब सागर में। किस जगह पे? अरब सागर में नदियाँ गिरती हैं, नर्मदा नदी और ताप्ती नदी। आई होप आप लोगों ने सारे ऑप्शंस को अच्छे से समझ लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 4। द 96 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग? 96वां संविधान संशोधन निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? आपको बताना है। द ऑप्शन इज दल बदल विरोधी कानून, उड़िया भाषा, वस्तु एवं सेवा कर, EWS आरक्षण। द राइट आंसर इज उड़िया भाषा। तो 96वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? उड़िया भाषा से। 96वां संविधान संशोधन में ही उड़िया भाषा को हम लोग संविधान में ऐड कर दिए थे कि ये हमारा। अब पढ़ते हैं बाकी संविधान के बारे में, संशोधन के बारे में पढ़ लेते हैं। 96वां संविधान संशोधन 2011 में हुआ था और 8वीं अनुसूची यानी 8वीं अनुसूची उड़िया शब्द को बदलकर उड़िया कर दिया गया था। क्या कर दिया गया था? पहले इसकी स्पेलिंग क्या लिखी जाती थी? उड़िया। अब क्या हो गया? उड़िया हो गया, ठीक है। अब समझ लेते हैं बाकी संविधान को भी, संशोधन को भी। तो 52वां संविधान संशोधन कब हुआ था? तो 1985 में हुआ था। इसमें क्या बदलाव हुआ था? इसमें दल बदल विरोधी कानून इसमें शुरू कर दिया गया था, ठीक है। 52वां संविधान संशोधन में दल बदल विरोधी कानून एक्ट जो है वो लागू हुआ था। बात करते हैं 101वां संविधान संशोधन की। तो 101वां संविधान संशोधन GST से संबंधित है। GST जिसका फुल फॉर्म होता है गुड्स एंड सर्विस टैक्स। नेक्स्ट है 101वां संविधान संशोधन। इसमें क्या हुआ था? EWS यानी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों को 10% का आरक्षण इसमें लागू किया गया था। आई होप आप सभी ने समझ लिया होगा। ये सारे संविधान संशोधन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप लोग इसको नोट्स में जरूर लिखिएगा। आपको ये क्वेश्चन कहीं ना कहीं आप एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5। इन द ह्यूमन आई द इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज फॉर्मेड ऑन विच पार्ट? मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग पर बनता है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है कार्निया, परितारिका, पुतली, रेटिना यानी दृष्टि पटल भी जिसको बोलते हैं। तो हमारी आंखों में प्रतिबिंब यानी जो इमेजेस, जो पिक्चर्स बनते हैं वो किस पार्ट में बनते हैं? आपको बताना है। द राइट आंसर इज रेटिना। रेटिना यानी जिसको दृष्टि पटल भी कहा जाता है, इसी पार्ट में हमारा क्या है? सभी वस्तुओं का प्रतिबिंब यानी इमेजेस जो बनते हैं हमारी आंखों में। मान लीजिए ये हमारे आईज है और ये क्या है? कार्निया है। तो रेटिना इसी में क्या बनता है? हमारे इमेजेस, जो भी पिक्चर हम देखते हैं, जो भी फोटोज वगैरह देखते हैं या किसी को देखते हैं, वो इसी जगह पे बनता है। इसको क्या बोलते हैं? रेटिना बोलते हैं। क्या बोलेंगे? रेटिना। तो मानव नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब किस भाग में बनेगा? रेटिना में इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने से पहले आइए समझ लेते हैं रेटिना के बारे में। तो रेटिना पर बनने वाले प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा होता है, ठीक है। और बात करते हैं कार्निया। तो कार्निया हमारे आँख का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। ये नेत्रदान में आँख का यही हिस्सा दान किया जाता है, ठीक है। जब कोई अपना आई डोनेट करता है तो कौन सा भाग डोनेट होता है? ये याद रखिएगा, कार्निया। नेत्रदान में आँख का कौन सा हिस्सा दान होता है? तो वो होता है कार्निया, यानी जो आपका ये गोल गोल सा होता है यही दान होता है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आइरिस की। तो ये आइरिस जो है आपके आंखों का रंग नीला, काला, भूरा तय करता है। यानी देखा होगा आप लोगों ने, बहुत लोगों के आंखों का कलर जो क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है। क्या होता है? ब्राउन कलर का होता है, ठीक है। अब बहुत लोगों का एकदम ब्लैक होता है। यानी मान लीजिए आपकी आंखें हैं, ठीक है, तो ये जो इसका कलर होता है ये बहुत लोगों का क्या होता है? ब्राउन कलर का होगा, या फिर हल्की हल्की ग्रीन कलर की भी होती है किसी किसी का, आपने ध्यान दिया होगा। तो इस कलर के लिए क्या क्या होता है? वो होता है आइरिस। यही क्या तय करता है कि हमारी आंखों का कलर काला, नीला होगा, काला होगा या भूरा होगा। और पुतली के आकार को भी नियंत्रित करता है। यानी जो ये गोल वाली जो साइड है, इसके आकार को भी कौन नियंत्रित करता है? यही आइरिस ही करता है। तो ये बात याद रखिएगा, ठीक है। बात करते हैं रोड्स और कॉन्स की। तो रोड्स और कॉन ये दो कोशिकाएं होती हैं। ये भी क्या होती हैं? दो कोशिकाएं होती हैं।
रोड्स यानी कम रोशनी के लिए, और कोन्स यानी रंगों को पहचान करने के लिए होता है। ठीक है, जो कलर्स को पहचानता है वो क्या होता है, कोन्स। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये सारे फैक्ट्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, इनसे आप ज़रूर याद कर लीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स में और ग्रुप्स में शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आज की ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कांग्रेस सीजन हेल्ड एट सूरत इन 1907? आपको बताना है कि 1907 में सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन सूरत विभाजन के अध्यक्ष कौन थे। द ऑप्शन इज दादा भाई नौरोजी, रास बिहारी घोष, बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले। द राइट आंसर इज रास बिहारी घोष। तो सूरत अधिवेशन में किन्होंने आयोजित किया था, तो वो थे रास बिहारी घोष जी ने। ठीक है, तो कब किया था, 1907 में किया था। आइए इससे रिलेटेड कुछ फैक्ट को समझ लेते हैं हम। सूरत अधिवेशन, ठीक है, सूरत अधिवेशन, सूरत में आयोजित कांग्रेस अधिवेशन 2 गुटों में बट गई थी। एक का नाम था गरम दल और एक का नाम था नरम दल। गरम दल के नेता लाल, बाल और पाल। क्या नाम था गरम दल के नेता, लाल, बाल और पाल। कैसे समझेंगे इसको, तो देखिए, लाल मतलब लाला लाजपत राय, ठीक है, और बाल मतलब बाल गंगाधर तिलक, और पाल मतलब बिपिन चंद्र पाल जी। तो इन्होंने ही गरम दल की, ये सब तीनों लोग क्या थे, गरम दल के नेता थे। 1916 में लखनऊ समझौते के दौरान अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में दोनों दल फिर से एक हो गए थे। ठीक है, 1916 में क्या हुआ था, लखनऊ समझौता हुआ, उसी दौरान अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में दोनों लोग फिर से क्या हो गए थे, ये दोनों दल यानी गरम दल और नरम दल क्या हुआ था, फिर से एक हो गया था। और बटा कब था, तो सूरत में जो कांग्रेस अधिवेशन हुआ था उसी टाइम ये दोनों का विभाजन हो चुका था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, हरित गृह प्रभाव यानी ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए मुख्य रूप से कौन सी गैस जिम्मेदार है। आपको बताना है कि ग्रीन हाउस इफेक्ट में कौन सी गैस जिम्मेदार है। तो ऑप्शन है आपके नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। द राइट आंसर इज कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ग्रीन हाउस इफेक्ट के लिए बहुत बड़ा इसमें जिम्मेदार है। ठीक है, CO2 की बात करें तो CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में रोक लेता है। क्या करता है, सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में रोक लेता है, जिससे पृथ्वी का तापमान बढ़ता है। यानी ग्लोबल वार्मिंग क्यों बढ़ने लगती है, जब कार्बन डाइऑक्साइड सूर्य की गर्मी को वायुमंडल में ही रोक लेता है, तो क्या होता है, हमारा ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, जिसके कारण ये क्या होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगती है। ठीक है, बात करते हैं वाटर वेपर यानी जल वाष्प। तो ये सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है। ठीक है, जल वाष्प क्या है, ये सबसे शक्तिशाली ग्रीन हाउस गैस है, लेकिन मानव गतिविधियों से कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा बढ़ती है। कार्बन डाइऑक्साइड सबसे ज़्यादा किससे बढ़ती है, मानव गतिविधियों से, यानी हम लोगों से। बात करते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड की। तो कार्बन मोनोऑक्साइड ये एक जहरीला गैस है जो हीमोग्लोबिन के साथ मिलती है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है, ये भी याद रखिएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड क्या है, एक जहरीला गैस है, लेकिन ये ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आई होप सारे ऑप्शन आपको समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द सैडल पीक, द हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान एंड निकोबार इज लोकेटेड इन। अंडमान और निकोबार की सबसे ऊंची चोटी जिसे सैडल पीक कहा जाता है, ये कहाँ स्थित है, आपको बताना है। तो अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैडल पीक कहाँ पर है, तो आंसर हो जाएगा आपका उत्तरी अंडमान। द राइट आंसर इज उत्तरी अंडमान। उत्तरी अंडमान, इसकी देखिए सैडल पीक जो है इसकी ऊंचाई कितना है, तो 732 मीटर। कितना, 732 मीटर है सैडल पीक की ऊंचाई। बात करते हैं बैरनद्वीप। तो बैरनद्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है जो मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है। कहाँ पे है, मध्य अंडमान के पूर्व में स्थित है बैरनद्वीप। 10 डिग्री चैनल, तो 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार को अलग करता है। क्वेश्चन आपका बहुत बार बनता है कि अंडमान और निकोबार को अलग करने वाला चैनल कौन सा है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। बात करते हैं इंदिरा पॉइंट की। तो इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु जिसे जो ग्रेट निकोबार में स्थित है, यानी मान लीजिए ये एक सेकेंड, इंदिरा पॉइंट की बात करता है दक्षिणतम बिंदु, मान लीजिए ये हमारा डायरेक्शन यहाँ पे जो है क्या है, भारत का दक्षिणतम बिंदु है, जिसे कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में स्थित है। इसी को क्या बोलते हैं, इंदिरा पॉइंट। ठीक है, क्या बोलेंगे, इंदिरा पॉइंट बोलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, किस विटामिन को
एर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। आपको बताना है कि किस विटामिन को एर्गो कैल्सीफेरॉल के नाम से जाना जाता है। विटामिन D2, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन B6। द राइट आंसर इज विटामिन D2। विटामिन D2 को क्या कहा जाता है? एर्गो कैल्सीफेरॉल। क्या कहा जाता है? एर्गो कैल्सीफेरॉल। आइए जानते हैं बाकी विटामिन के भी बारे में जान लेते हैं। विटामिन डी को दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? तो विटामिन D2 को एर्गो कैल्सीफेरॉल ये पौधों और फफूंद जैसे मशरूम से मिलता है। कहाँ से मिलता है? मशरूम और पौधे और फफूंद जैसे मशरूम से मिलता है विटामिन D2। अब बात करते हैं कोलो कैल्सीफेरॉल। तो कोलो कैल्सीफेरॉल विटामिन डी को कहा जाता है। यह धूप से हमारी त्वचा में बनता है। ठीक है। विटामिन D3 कैसे बनता है? सन से, सनलाइट जो आता है उसी से ही हमारे स्किन में ये विटामिन D3 बनता है, जिसको कोलो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोलो कैल्सीफेरॉल। और विटामिन D2 को क्या बोलते हैं? ये भी याद रखिएगा। तो विटामिन D2 को एर्गो कैल्सीफेरॉल बोलते हैं। अब बात करते हैं विटामिन B12 की। तो विटामिन B12 को साइनो कोबालमाइन बोलते हैं। इसमें कोबाल्ट धातु होता है। ठीक है। बात करते हैं विटामिन B6। तो पैरिडॉक्सिन। ठीक है। विटामिन 6 को क्या बोलते हैं? पैरिडॉक्सिन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 पिया। भारत में हत्या किए जाने वाले एकमात्र वायसराय कौन थे? आपको बताना है। हु वॉज द ओनली वायसराय टू बी assassinated in India? The option is Lord Curzon, Lord Mayo, Lord Minto, Lord Mountbatten. The right answer is Lord Mayo. लॉर्ड मेयो एकमात्र वायसराय थे जिनकी हत्या कहाँ पे हुई थी? भारत में हुई थी। कहाँ पे? भारत में। लॉर्ड मेयो इज द राइट आंसर। 1872 में अंडमान निकोबार के दौरान एक पठान कैदी शेर अली अफरीदी ने उनकी हत्या कर दी थी। किसने हत्या कर दी? ये भी याद रखिएगा। शेर अली अफरीदी ने उनकी हत्या की थी। कब की थी? तो 1872 में किया था। ये भी याद रखिएगा। लॉर्ड मेयो की कार्य की बात करें तो भारत में पहली जनगणना 1872 में इनके समय ही शुरू हुई थी। तो भारत की पहली जनगणना किस वायसराय के काल में शुरू हुई थी? तो उनका नाम आ जाएगा लॉर्ड मेयो। और नियमित जनगणना कब हुआ था? तो 1881 में हुआ था। ये भी याद रखिएगा। उस टाइम जो भारत के वायसराय थे वो कौन थे? तो वो थे लॉर्ड रिपन। ठीक है। लॉर्ड रिपन के समय नियमित जनगणना हुई। और पहली जनगणना कब हुई? तो वो है लॉर्ड मेयो के समय 1872 में। इन्होंने ही अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की। लॉर्ड मेयो ने ही अजमेर में मेयो कॉलेज की स्थापना की थी। ये भी बातें याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस देश की सहायता से बनाया गया है? अमेरिका, फ्रांस, रूस या जापान? कुडनकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट इज बिल्ट विथ द असिस्टेंस ऑफ विच कंट्री? द राइट आंसर इज सी, रूस। रूस में ही कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किसकी सहायता से बना था? तो रूस देश की सहायता से बना था। आइए जान लेते हैं कि ये कुडनकुलम परमाणु संयंत्र किस जगह पे है। तो यह तमिलनाडु में स्थित है। ठीक है। कुडनकुलम परमाणु संयंत्र कहाँ पे है? तो ये है तमिलनाडु में। किसकी सहायता से बना था? तो रूस की सहायता से बना था। तारापुर परमाणु संयंत्र की बात करें तो तारापुर परमाणु संयंत्र महाराष्ट्र में है, जो भारत का पहला परमाणु संयंत्र है। ये किसकी सहायता से बना था? तो ये USA की मदद से बना था। अब बात करते हैं रावत भाटा परमाणु संयंत्र। ये राजस्थान में है। ये कनाडा की मदद से बना था। बात करते हैं कैगा परमाणु संयंत्र की। तो कैगा परमाणु संयंत्र कर्नाटका में स्थित है। ये भी सारे फैक्ट्स आप याद रखिएगा। ठीक है। जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन यहाँ से जरूर बनते हैं। विच आर्टिकल एम्पावर द प्रेसिडेंट टू इशू ऑर्डिनेंस? कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने का अधिकार देता है? द ऑप्शन इज अनुच्छेद 123, अनुच्छेद 213, अनुच्छेद 110 या अनुच्छेद 161? द राइट आंसर इज अनुच्छेद 123। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार देता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। अध्यादेश जब संसद सत्र में ना हो तब राष्ट्रपति कानून बना सकते हैं। यह संसद के अगले सत्र में शुरू होने के 6 सप्ताह तक मान्य रहता है। ये भी याद रखिएगा कि जब संसद के सत्र में राष्ट्रपति जी नहीं होते हैं तो ये संसद के अगले सत्र में शुरू होने के 6 सप्ताह तक मान्य रहता है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 213 की। तो अनुच्छेद 213 राज्यपाल के अध्यादेश शक्ति से संबंधित है। और अनुच्छेद 61 की बात करते हैं तो अनुच्छेद 61 राष्ट्रपति के महाभियोग से संबंधित है। और अनुच्छेद 110 धन विधेयक यानी मनी बिल से संबंधित है। ये भी सारे अनुच्छेद आप याद रख लीजिएगा।
और रिवीजन करते चलिएगा। देखिए फ्रेंड्स, धैर्य सफलता का एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर आप जल्दबाजी में किसी भी क्वेश्चन का आंसर देंगे तो वो गलत ही जाएगा, ठीक है। इसलिए बहुत धैर्य से, बहुत तसल्ली से प्रश्नों को समझिए और सारे ऑप्शंस को ध्यान से देखिए और सही उत्तर कमेंट में लिखते चलिए, क्योंकि धैर्य से ही आपको सफलता मिलेगी। जल्दबाजी करने से बहुत बार आता हुआ भी प्रश्न हम क्या करते हैं, गलत कर देते हैं। तो पूरी धैर्य और तसल्ली के साथ आप सारे प्रश्न को अच्छे से पढ़िए, सारे ऑप्शंस को देखिए और जो भी फैक्ट्स मैं बता रही हूँ उन्हें नोट डाउन करते हुए चलिए। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इन विच मार्केट फ्रॉम देयर आर ओनली टू सेलर ऑफ अ प्रोडक्ट। बाजार के किस रूप में किसी उत्पाद को दो विक्रेता होते हैं। आपको बताना है कि यह कौन सा बाजार है जिसमें उत्पादन के केवल दो ही विक्रेता यानी दो ही सेलर होते हैं। कितने? सिर्फ दो होते हैं। एकाधिकार, मोनोपोली, अल्पाधिकार, ओलिगोपोली, द्विअधिकार, डिओपोली या एकाधिकार प्रतियोगिता, मोनोपोलिटिक्स कंपटीशन। द राइट आंसर इज द्विअधिकार यानी डिओपोली, ठीक है। तो बाजार में द्विअधिकार उत्पादन होते हैं कहाँ पे? तो द्विअधिकार, ठीक है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी। आइए जानते हैं इसके फैक्ट्स के बारे में। डिओपोली यानी द्विअधिकार केवल दो विक्रेता जैसे वीज़ा, मास्टर कार्ड या ब्यूंग और एयरबस इसमें होता है। और मोनोपोली की बात करें तो मोनोपोली यानी एकाधिकार केवल एक विक्रेता जैसे भारतीय रेलवे। ओलिगोपोली यानी अल्पाधिकार, इसमें कुछ बड़े विक्रेता जैसे टेलीकॉम कंपनियां, आपका जियो हो गया, एयरटेल हो गया और वीआई हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। व्हाट इज द मेन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बायोगैस एंड सीएनजी। बायोगैस और सीएनजी का मुख्य घटक क्या है, आपको बताना है। द ऑप्शन इज प्रोपेन, ब्यूटेन, मीथेन, इथेन। द राइट आंसर इज मीथेन। मीथेन बायोगैस का मुख्य घटक है। क्या है? बायोगैस का मुख्य घटक कौन सा है? वो हो जाएगा मीथेन इज द राइट आंसर। मीथेन जिसको CH4 भी कहते हैं, क्या बोलते हैं? CH4, ठीक है। बायोगैस और सीएनजी में लगभग 75 से 90% कितना होता है? मीथेन होता है। सीएनजी में सबसे ज़्यादा होता है मीथेन, ये याद रखिएगा, 75 से 90%। एलपीजी गैस की बात करें तो एलपीजी गैस हमारा रसोई गैस को क्या बोलते हैं? एलपीजी। इसका मुख्य घटक क्या है? ब्यूटेन है और प्रोपेन भी है। मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहते हैं क्योंकि यह दलदले स्थानों पर मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। द दंडकराय प्लेटू इज नॉट सिचुएटेड इन विच स्टेट। दंडकराय पठार किस राज्य में स्थित नहीं है? आपको बताना है। ये नहीं वाले प्रश्न हैं। छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो दंडकराय पठार है हमारा मध्य प्रदेश में। किस जगह पे है? मध्य प्रदेश में है। दंडकराय पठार यह मुख्य रूप से बस्तर के, छत्तीसगढ़ और कोरापुट, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश के कुछ हिस्से में फैला है। कहाँ पे फैला है ये? उड़ीसा और छत्तीसगढ़। कहाँ पे? उड़ीसा और छत्तीसगढ़ के कुछ प्रदेशों में ये फैला हुआ है। यह मध्य प्रदेश में नहीं आता है, ये भी याद रखिएगा। नहीं हमारा पूछा था तो मध्य प्रदेश राइट आंसर था। यह क्षेत्र भारत में नक्सल प्रभावित क्षेत्र के लिए भी जाना जाता है। तो ये सारे फैक्ट थे हमारे दंडकराय पठार के। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हु फाउंडेड द आत्म सभा इन 1815। 1815 में आत्म सभा की स्थापना किसने की थी? आपके ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय, स्वामी विवेकानंद, ईश्वरचंद विद्यासागर। द राइट आंसर इज राजा राम मोहन राय जी ने आत्म सभा की स्थापना की। कहाँ पे की ये भी बताइए। सन 1815 में किया था। कहाँ पे किया था? कमेंट बॉक्स में लिखिए। राजा राम मोहन राय जी को भारतीय पुनर्जागरण का पिता भी कहा जाता है। आत्मसभा 1815 के बाद ब्रह्म समाज 1828 में बदल गया था। यानी 1815 में राजा राम मोहन राय जी ने आत्मसभा की स्थापना की, लेकिन इसी का नाम बदल के बाद में क्या कर दिया गया? ब्रह्म समाज कर दिया गया। किस सन में? तो 1828 में। ये भी चीज़ें आप याद रखिएगा। और राजा राम मोहन राय जी ने ही सती प्रथा का उन्मूलन 1829 विलियम बेंटिक के साथ मिलकर किया था। और सबसे अहम भूमिका किन्होंने निभाई थी? तो वो थे राजा राम मोहन राय जी ने। दयानंद सरस्वती जी, तो दयानंद सरस्वती जी ने आर्य समाज की स्थापना की थी। कब की थी? 1875 में। कब की थी? 1875 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ग्लैंड कंट्रोल द ब्लड प्रेशर इन द ह्यूमन बॉडी।
मानव शरीर में रक्तचाप में कौन सी ग्रंथियां नियंत्रित करती हैं, आपको बताना है। आपके ऑप्शन है थायराइड, अधिवृक्क यानी एड्रिनल, थाइमस या अग्नाशय। तो मानव शरीर में रक्तचाप यानी जो हमारा ब्लड प्रेशर है कौन सी ग्रंथि नियंत्रित करती है? द राइट आंसर इज अधिवृक्क, जिसे एड्रिनल भी कहा जाता है। ठीक है, तो रक्तचाप को नियंत्रित करने वाली ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि किडनी गुर्दे के ऊपर स्थित होती है। यह हार्मोन छोड़ती है, कौन सा? एड्रेनल हार्मोन छोड़ती है। ठीक है, एड्रिनल ग्रंथि एड्रेनल हार्मोन छोड़ती है, जिसे फाइट और फ्लाइट यानी लड़ो और उड़ो हार्मोन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी इसे ही कहा जाता है। किसको? एड्रिनल ग्रंथि का। यह संकट के समय बीपी और दिल की धड़कन को बढ़ाता है। थाइमस ग्रंथि की बात करें तो ये प्रतिरक्षा प्रणाली यानी इम्यूनिटी और टी सेल्स के लिए जिम्मेदार है, जो बुढ़ापे में गायब हो जाता है। बुढ़ापे में गायब हो जाने का मतलब ये है कि जब हम यंग रहते हैं ना, तब हमारे अंदर ये इम्यूनिटी रहती है। जो थाइमस है ये हमारे अंदर रहेगी, ये एक तरह का इम्यूनिटी का काम करता है। लेकिन जैसे जैसे हमारा एज होता जाता है, ये एज के हिसाब से क्या होगा? गायब होता जाता है, यानी हमारे बॉडी से खत्म होने लगता है थाइमस। तो ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। द टीम ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट? आपको बताना है कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। आपके ऑप्शन है क्रिकेट, लॉन टेनिस, फुटबॉल, शतरंज। आज के प्रैक्टिस सेट का सबसे आसान क्वेश्चन यही है, तो आप लोग जरूर से कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि ग्रैंड स्लैम शब्द किस खेल से संबंधित है। तो ग्रैंड स्लैम शब्द का संबंध है लॉन टेनिस से। किससे है? लॉन टेनिस से है। साल में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं। कितने होते हैं एक साल में? 4 होते हैं। ठीक है, आइए इसको सीक्वेंस में समझ लेते हैं। पहला क्या होता है? ऑस्ट्रेलियन ओपन, जो हार्ड कोर्ट से संबंधित है। उसके बाद होता है फ्रेंच ओपन, जो क्ले कोर्ट यानी मिट्टी से संबंधित है। उसके बाद होता है विंबलडन, जो ग्रास कोर्ट यानी घास से संबंधित है। और विंबलडन जो है सबसे पुराना भी ग्रैंड स्लैम है, ये भी आप याद रखिएगा। इसके बाद आता है यूएस ओपन, जो हार्ड कोर्ट से संबंधित है। तो ये सारे सीक्वेंस भी आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये सारे बहुत बार मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं, या फिर नंबरिंग करके दे देगा, आपको पूछेगा कि कौन सा सबसे पहले होता है, तो ये भी क्रम में भी पूछ लेता है। तो ये सारी चीज़ें याद रख लीजिएगा। Which constitutional amendment lowers the vote age from 21 to 18 years? Which constitution amendment lowered the voting age from 21 to 18 years? किस संविधान संशोधन ने मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी? द ऑप्शन इज 42वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 61वां संशोधन, ऑप्शन सी 73वां संशोधन, या ऑप्शन डी 86वां संविधान संशोधन। द राइट आंसर इज क्या हो जाएगा? 61वां संशोधन के द्वारा ही भारतीय संविधान में जो मतदान यानी वोट करने की जो एज थी उसको 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। कितनी कर दी गई? 21। पहले कितनी थी? 21 थी। अब फिर जब 61वां संविधान संशोधन हुआ तो कितना हो गया? 18 वर्ष कर दिया गया। यानी अगर आप 18 साल के हो चुके हैं तो आप वोट देने के लिए एलिजिबल हो गए हैं। ठीक है, पहले 21 थी, अभी 18 है, ये बात याद रखिएगा। बाकी अनुच्छेद के संशोधन के बारे में भी समझ लेते हैं। यह राजीव गांधी के कार्यकाल में हुआ था। 61वां संशोधन कब हुआ था? जब राजीव गांधी जी थे उन्हीं के कार्यकाल में 61वां संशोधन हुआ था, जब वोट डालने की जो एज ही 21 से हटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी। ठीक है, अनुच्छेद 226 की बात करें तो अनुच्छेद 326 वयस्क मताधिकार में संशोधन किया गया था। और 73वां संशोधन क्या है? तो 73वां संशोधन पंचायती राज से संबंधित है। और 86वां संशोधन शिक्षा का अधिकार से संबंधित है, यानी राइट टू एजुकेशन से संबंधित है। ये भी सारी बातें याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ये रहा कि पुलकेट लेक इज लोकेटेड एट द बॉर्डर ऑफ विच टू स्टेट? पुलकेट झील किन 2 राज्यों की सीमा पे स्थित है? आपको बताना है। आपके ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, केरल और कर्नाटका, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और केरल। तो पुलकेट झील किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है? द राइट आंसर इज आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, जहां पे क्या है? पुलकेट झील इन्हीं राज्यों की सीमा पर स्थित है। पुलकेट झील भारत की दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील है। ठीक है, अब बात करते हैं दूसरी क्यों है। पुलकेट झील तो दूसरी सबसे बड़े खारे पानी की झील है, तो पहला क्या है? तो पहला चिल्का झील है, यानी भारत की पहले खारे पानी की झील जो है उसको क्या कहेंगे? चिल्का झील को बोलेंगे।
और दूसरी की बात पूछेगा तो दूसरा हमारा पुलकित झील हो जाएगा। इसका 84% हिस्सा आंध्र प्रदेश में और 16% हिस्सा तमिलनाडु में है। ठीक है, जो पुलकित झील है इसका 84% हिस्सा कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में है और 16% तमिलनाडु में है। श्रीहरिकोटा द्वीप इसरो का लॉन्च पैड इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। ठीक है, जो श्रीहरिकोटा द्वीप है वो इसी झील को बंगाल की खाड़ी से अलग करता है। क्वेश्चन नंबर 21, व्हाट इज द नेचर ऑफ द इमेज formed by the convex mirror used in vehicles? What is the nature of the image formed by a convex mirror used in vehicles? आपको बताना है कि वाहनों में प्रयुक्त उत्तल दर्पण द्वारा बनाने वाले प्रतिबिंब कैसा होता है? वास्तविक और सीधा, आभासी और सीधा, आभासी और उल्टा, या वास्तविक और उल्टा? तो क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर आभासी और सीधा। यानी वाहनों में प्रयुक्त होने वाले दर्पण यानी जो आपके व्हीकल्स होते हैं, चाहे आपकी बाइक हो गई, कार हो गई, उसमें जो आपके मिरर्स लगे होते हैं वो कौन सा होता है? उत्तल दर्पण होता है। तो उसमें कैसा प्रतिबिंब बनता है? आभासी और सीधा। कैसा? आभासी और सीधा। बी इज द राइट आंसर। उत्तल दर्पण हमेशा वस्तु से छोटा, सीधा और आभासी प्रतिबिंब बनाता है। इसीलिए इसका उपयोग रेयर व्यू मिरर यानी पीछे देखने वाले शीशे के रूप में किया जाता है, ताकि ड्राइवर बड़े क्षेत्र को छोटे शीशे में देख सके। आपने देखा होगा कि ऑटो हो गया चाहे बस हो गया, उसमें जो मिरर लगे होते हैं उसमें दूर से ही सारी चीज़ें बहुत छोटे छोटे इमेजेस में नज़र आती हैं। तो वो कौन सा मिरर लगा होता है? वो उसमें उत्तल दर्पण ही लगा रहता है। ठीक है, अब बात करते हैं अवतल दर्पण की। तो अवतल दर्पण हेडलाइट, दाढ़ी बनाने वाले और दंत चिकित्सकों द्वारा उपयोग किया जाता है। यानी बाइक्स की हेडलाइट्स में, ठीक है, जो हेडलाइट्स होते हैं उसमें, और जो सैलून वगैरह में दाढ़ी बनाने वाले जो मिरर्स होते हैं, या फिर हॉस्पिटल में जो डेंटल्स के पास जो मिरर होते हैं, वो मिरर कौन से होते हैं? वो अवतल दर्पण होते हैं। ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 22, हु वॉज द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? आपको बताना है। द ऑप्शन इज डॉक्टर V.R. अम्बेडकर, ऑप्शन बी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, एंड ऑप्शन सी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, एंड ऑप्शन डी पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो संविधान सभा के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इज द राइट आंसर। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, जो सबसे वरिष्ठ सदस्य थे, इनको बनाया गया था। ठीक है, ये क्या थे? अस्थायी सदस्य थे। अब बात करते हैं स्थायी अध्यक्ष। तो स्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। इनको कब बनाया गया था? तो 11 दिसंबर 1946 को। ठीक है, 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी को स्थायी बना दिया गया था अध्यक्ष। किसका? हमारे संविधान का। और अस्थायी की बात करेगा तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद जी थे। प्रारूप समिति यानी ड्राफ्टिंग कमेटी की बात करें तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी। क्वेश्चन नंबर 23, विच 5-year प्लान वॉज बेस्ड ऑन द महालनोबिस मॉडल? कौन सी पंचवर्षीय योजना महालनोबिस मॉडल पर आधारित है? आपके ऑप्शन है पहली पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना, तीसरी पंचवर्षीय योजना या चौथी पंचवर्षीय योजना। तो महालनोबिस मॉडल आधारित है दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, कब है? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। आइए जानते हैं कि दूसरी पंचवर्षीय योजना के उद्देश्य क्या क्या थे। दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से लेकर 61 के बीच में थी। इसका उद्देश्य था भारी उद्योग और औद्योगिकरण पर जोर देना। इसी योजना के दौरान भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट भी लगाए गए थे। बहुत बार प्रश्न पूछता है कि भिलाई, दुर्गापुर और राउरकेला स्टील प्लांट कब लगाए गए थे, किस पंचवर्षीय योजना में? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? दूसरी पंचवर्षीय योजना में। ठीक है, और दूसरी पंचवर्षीय योजना का ईयर अगर पूछ लेगा तो क्या हो जाएगा? 1956 से 61 तक। इसी योजना में आगे बात करें, हमारा पहली पंचवर्षीय योजना क्या था? तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 तक था। ये किस पर आधारित था? तो ये हेरॉल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, जो कि कृषि पर जोर देता है। ये सारी बातें आप याद रखिएगा। दूसरी पंचवर्षीय योजना भारी उद्योग और औद्योगिकरण पर उसको जोर दिया था, और पहली वाली किस पे? तो वो तो कृषि पे। क्वेश्चन नंबर 24, सत्रिया इज अ क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ विच स्टेट? आपको बताना है कि सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। द ऑप्शन इज मणिपुर, केरल, असम, उड़ीसा।
द राइट आंसर इज असम। सत्रिया नृत्य असम का शास्त्रीय नृत्य है। कहाँ का है? असम का है। 15वीं शताब्दी में वैष्णव संत शंकरदेव द्वारा इसे पेश किया गया था, यानी शास्त्रीय नृत्य को। यह भारत के 8 शास्त्रीय नृत्यों में सबसे नया, यानी इसे 2000 में संगीत नाटक अकादमी द्वारा मान्यता मिला था। केरल का कौन सा नृत्य है? तो केरल का है कथकली और मोहिनीअट्टम। क्वेश्चन नंबर 25। द प्रोसेस ऑफ गैल्वेनाइजेशन इन्वॉल्व्स कोटिंग आयरन विथ विच मेटल? गैल्वेनाइजेशन यानी जस्तीकरण की प्रक्रिया में लोहे पर किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? द ऑप्शन इज तांबा, जस्ता, टिन, एल्युमिनियम। तो आज की प्रैक्टिस सेट का ये लास्ट क्वेश्चन है। द राइट आंसर इज जिंक। गैल्वेनाइजेशन में यानी जस्तीकरण में की प्रक्रिया में लोहे पर कौन सी धातु परत चढ़ाई जाती है? वो होता है जिंक। कौन सा धातु है? जिंक है। लोहे को जंग से बचाने पर जिंक की परत चढ़ाई जाती है। जंग लगने पर लोहे का वजन बढ़ जाता है। ठीक है, यह रासायनिक नाम क्या है? हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड। जंग का रासायनिक नाम हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड, ये भी याद रखिएगा। तो इस क्लास का आप रिवीजन करते रहिए और आप सभी नोट्स भी बनाते चलिए, क्योंकि नोट्स जब एक बार हम कुछ लिख लेते हैं ना, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में पूरी तरीके से स्टोर हो जाता है, और जब भी ऐसे क्वेश्चन हमारे सामने आएंगे तो वो आंसर अपने आप सही होने लगेंगे। तो इसलिए अपना लिखना ज़रूरी है, नोट्स बनाते चलिए। और जो भी मैंने फैक्ट्स बताए हैं, जो भी सारे प्रश्नों से रिलेटेड फैक्ट्स मैंने बताए हैं, उन फैक्ट्स को आप ज़रूर ध्यान से पढ़िए और समझिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास आप लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अपने प्यारे भाई बहन और फ्रेंड्स के ग्रुप में भी शेयर करिएगा। थैंक यू सो मच।